नमस्कार विद्यार्थियों। तो अपना जो लेसन था भूगोल पाठ्य पुस्तक से अध्याय 2 वन एवं वन्यजीव संसाधन एवं वन्यजीव संसाधन, जो ये अध्याय था ये चल रहा था। आपके इस अध्याय से 2-3 वीडियो बन भी चुके हैं। आज कल आपने पढ़ा कि भारत की महत्वपूर्ण बाघ परियोजनाएं, विशेषकर टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में, इसके बाद में वन और वन्य जीवों का जो संरक्षण है वो किस प्रकार किया गया उसके बारे में आपने पढ़ा। कौन कौन सी प्रजातियां हैं, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 इसके बारे में पढ़ा। आज अपन इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो आज का जो आपका शीर्षक है या टॉपिक है उसका नाम है वन और वन्यजीव संसाधन के प्रकार और वितरण। वन एवं वन्यजीव संसाधनों के प्रकार व वितरण। तो देखिए इसी पाठ से अपन पढ़ रहे हैं कि वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार कौन कौन से हैं और वितरण का मतलब होता है कि ये भारत के कौन कौन से क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो शीर्षक की शुरुआत करने से पहले हम जानते हैं कि वन किस प्रकार हमारे लिए क्या है, उपयोगी हैं। और जो ज्यादातर जो वन और वन्यजीव जो क्षेत्र होते हैं या तो ये सरकार के आधिपत्य में होते हैं या कोई वन विभाग की आधिपत्य में होते हैं। तो देखिए कि भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन, भारत में अधिकतर वन व वन्यजीव भारत के अंदर जो अधिकतर हैं वन और वन्यजीव या तो प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से, भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सरकार के अधिकार में होते हैं या वन विभाग परोक्ष रूप से सरकार के अधिकार में होते हैं सरकार के अधिकार में होते हैं या वन विभाग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है या अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में होते हैं, सरकार के प्रबंधन में होते हैं। तो देखिए ये हम पढ़ रहे हैं वन एवं वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। ये हम जानते हैं कि भारत के अंदर अधिकतर वन और वन्य जीवन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरकार के अधिकार में होते हैं
या फिर फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है या फिर कोई अदर डिपार्टमेंट है, अन्य विभाग है, उसके जरिए सरकार के प्रबंधन में होते हैं। इनका रख रखाव है, इनका संरक्षण है या इनका जो प्रबंधन है वो गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से देखिए हम इनको कई भागों में बांट सकते हैं। तो वनों को कई भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो वनों के प्रकार, अब देखिए कि भारत में वनों के प्रकार कौन कौन से हैं। इस आधार पर ही आधिपत्य के आधार पर गवर्नमेंट द्वारा जब इनका प्रबंधन किया जाता है तो इस आधार पर हम भारत में वनों को कई भागों में बांट सकते हैं। तो इसके सबसे पहले देखिए नंबर 1 आरक्षित वन, दूसरे नंबर पर है रक्षित वन, तीसरे नंबर पर है अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन। तो देखिए कि सरकार के अधिकार में जो ये वन होते हैं या वन विभाग या अन्य डिपार्टमेंट के जरिए सरकार द्वारा इनका प्रबंधन किया जाता है। तो इसी प्रकार से जो वन है, वनों को 3 भागों में बांट देते हैं अपन। सबसे पहली बात आती है आरक्षित वन कौन से हैं। दूसरे नंबर की बात आती है कि जो रक्षित वन है वो कौन से हैं। और तीसरे नंबर पर अपन बात करते हैं कि अवर्गीकृत वन कौन कौन से हैं। उतार सकते हो आप इनको कि वन एवं वन्यजीव संसाधन के प्रकार वितरण। भारत में अधिकतर वन और वन्यजीव या तो प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से सरकार के अधिकार में होते हैं या अन्य विभाग या फिर अन्य विभाग के जरिए सरकार के प्रबंधन में होते हैं। वनों के प्रकार की बात करते हैं तो 3 प्रकार के वनों में आरक्षित, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। अब सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि भाई आरक्षित वन क्या है। आरक्षित वन तो अपन चर्चा करते हैं सबसे पहले आरक्षित वन कौन कौन से हैं। तो देखिए नंबर 1 आरक्षित वन। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि आरक्षित वन क्या होते हैं। आरक्षित वनों की चर्चा में जो बात करते हैं अपन कि देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। कि भारत में आधे से अधिक वन आरक्षित वन घोषित किए गए। आरक्षित वन घोषित किए गए। भारत में आधे से अधिक जो वन है वो आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। फिर जो जहां तक देखिए तो जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए जो आरक्षित जो वन है इनको सबसे ज्यादा मूल्यवान माना जाता है। आरक्षित वनों को सबसे ज्यादा मूल्यवान माना जाता है। आरक्षित वनों को सबसे ज्यादा
जाता है। माना जाता है। तो देखिए, तो वनों के अपन प्रकार पढ़ रहे थे। तो वनों के प्रकार में सबसे पहले आते हैं आरक्षित वन, कि वो वन क्षेत्र जहां सरकार ने उनकी कटाई पर, पशुचारण पर और उन क्षेत्रों को रिजर्व कर दिया है कि यहाँ पर कोई पेड़ों की कटाई नहीं करेगा, पशुचारण नहीं करवाएगा। तो भारत में आधे से अधिक वन कैसे हैं? आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए आरक्षित वनों को सबसे ज्यादा मूल्यवान माना जाता है। अब देखिए कि आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य पदार्थ और उनको बचाने के लिए किया जाता है। आरक्षित व रक्षित वनों का रखरखाव, आरक्षित व रक्षित वनों का रखरखाव इमारती लकड़ी व अन्य पदार्थों कि आरक्षित व रक्षित वनों का रखरखाव इमारती लकड़ी व अन्य पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। पदार्थों व उनके बचाव के लिए किया जाता है। बचाव के लिए किया जाता है। अब बात आती है कि आरक्षित व रक्षित वनों का रखरखाव क्यों किया जाता है? इमारती लकड़ी व अन्य पदार्थों उनके बचाव के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं अपन कि भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा जो आरक्षित वन है स्थायी वनों की श्रेणी में आते हैं, जो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। यहां कुल वनों का लगभग 75% भाग है। जो कुल वनों का 75% है। क्वेश्चन बनता है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो स्थायी वनों का जो क्षेत्र है वो किस राज्य में है? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थायी वनों का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। जो कुल वनों का कितने प्रतिशत है? 75% है। इसके बाद में देखिए, जो भारत के जो अन्य राज्य हैं वहां भी आरक्षित वनों का क्षेत्रफल है कि जैसे देखिए जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, केरल, इसके अलावा तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, के बाद में देखिए कि इन राज्यों में कुल वनों में एक बड़ा अनुपात, इन राज्यों में
कुल वनों का बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, आरक्षित वनों का है। अब ये हो गया आपका कि आरक्षित वन क्या है, कि भारत में आधे से अधिक वन आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। वन एवं वन्य प्राणियों के लिए, ये संरक्षण के लिए आरक्षित वनों को सबसे ज्यादा मूल्यवान माना जाता है। आरक्षित व रक्षित वनों का जो रख रखाव है वो इमारती लकड़ी व अन्य पदार्थों उनके बचाने के लिए किया जाता है। सबसे ज्यादा जो अस्थायी और आरक्षित वनों का जो क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश का है। कुल वनों का कितना है, 75%। इसके बाद में इनका वितरण कि आरक्षित वन कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, तो जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, इन राज्यों में कुल वनों का एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। तो देखिए आप उतार सकते हो। तो सबसे पहले वनों के प्रकार में हम चर्चा कर रहे हैं आरक्षित वनों की। तो आरक्षित वन कौन कौन से हैं, किस किस क्षेत्र में फैले हुए हैं, इनका उपयोग क्यों किया जाता है, तो आप उतार सकते हो इसको। एक बार फिर दोहरा देते हैं कि भारत में आधे से अधिक वन आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए आरक्षित वनों को ज्यादा मूल्यवान माना जाता है। आरक्षित व रक्षित वनों का जो रख रखाव है वो इमारती लकड़ी व अन्य पदार्थों उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, जो कुल वनों का 75% है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आदि राज्यों में एक बड़ा भाग वनों का आरक्षित वनों का है। नंबर 2 अपन चर्चा कर रहे हैं रक्षित वन कि भाई जो रक्षित वन है वो कहाँ कहाँ है। तो 2 नंबर पे हो गया दूसरा प्रकार वनों का, जिसमें अपन पढ़ेंगे कि रक्षित वन क्या है, ये कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, किस किस क्षेत्र में है। तो नंबर 2 बात करते हैं अपन रक्षित वन। देखिए जो रक्षित वन है, वन विभाग के अनुसार, वन विभाग के अनुसार कुल वनों का वन विभाग के अनुसार कुल वनों का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा रक्षित वनों का है, रक्षित वनों का। देखिए वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कुल वन हमारे देश के अंदर कुल वनों का 1/3 हिस्सा रक्षित वनों का है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। इन वनों को नष्ट होने से बचाने के लिए, नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है, इनकी सुरक्षा की जाती है। तो हम चर्चा कर रहे हैं रक्षित वनों की। तो वन विभाग के अनुसार कुल वनों का 1/3 हिस्सा रक्षित वनों का है। इन वनों को नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है।
आगे अपन बात करते हैं कि जो रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात, रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात देखिए कौन कौन से राज्य में है। हरियाणा, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में है। बिहार, हरियाणा, राजस्थान कि रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात कौन कौन से राज्य में है। बिहार, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब में है। तो इनका देखिए अपन पढ़ रहे थे वन्य जीव संसाधनों के प्रकार वितरण प्रकार में हो गए रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार कुल वनों का 1/3 हिस्सा रक्षित वनों का है और इन वनों को नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। रक्षित वनों का एक बड़ा भाग है वो कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है देखिए। बिहार में, हरियाणा में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, उड़ीसा में और पंजाब में है। इसके बाद में अपन जो तीसरे नंबर की बात करते हैं वो है अपना अवर्गीकृत वन। तीसरे नंबर के जो वनों का प्रकार की श्रेणी में आते हैं अवर्गीकृत वन। बता सकते हो आप इसको कि वन विभाग के अनुसार कुल वनों का 1/3 हिस्सा रक्षित वनों का है। इन वनों को नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। इन वनों का एक बड़ा अनुपात वो देखिए कौन कौन से राज्य में है। बिहार, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब में। अब प्रश्न बनता है कि रक्षित वन किसे कहते हैं। कुल वन क्षेत्र पर कितने प्रतिशत भाग रक्षित वनों का है। तो 1/3 हिस्सा रक्षित वनों का है देश के अंदर कुल वनों में से। इसके अनुसार वन विभाग के अनुसार। और इनकी सुरक्षा की जाती है। इन वनों को नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। रक्षित वनों का एक बड़ा भाग कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है, इनका वितरण कहाँ कहाँ पर है। तो बिहार, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है। इसके बाद में नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन नंबर 3 वनों के प्रकार की श्रेणी में ही अवर्गीकृत वन क्या है और ये किस क्षेत्र में फैले हुए हैं। बात करते हैं अपन अवर्गीकृत वनों की। 3 नंबर पे अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन क्या है और ये किन किन क्षेत्रों में फैले हुए हैं। तो देखिए सभी प्रकार के वन जो बंजर भूमि, जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहा जाता है। सभी प्रकार के वन बंजर भूमि, जो सरकार, व्यक्ति या समुदाय के नियंत्रण में होते हैं, के समुदायों के नियंत्रण में होते हैं
समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। अब बात आती है कि वनों के प्रकार में ही जो तीसरे नंबर का जो वन है वो है अवर्गीकृत वन। और अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं? वे सभी प्रकार के वन, चाहे वो बंजर भूमि हो, जो सरकार, व्यक्ति या किसी समुदाय के स्वामित्व में होते हो, ऐसे वनों को अवर्गीकृत वन कहते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण के लिए हमारे आसपास में हमारे खेतों पर चारागाह भूमि, जिसको गोचर भूमि बोलते हैं, वहाँ जो वन है, हमारे खुद के भवन के आसपास में वन है, हमारे खेतों में वन है, सड़कों के किनारे जो वन हैं, जो ग्रामीण सड़कें वगैरह होती हैं, नदी नालियों में है, शमशान भूमि में है, मंदिरों के जो वन हैं, ये सारे वन किस श्रेणी में आएंगे? अवर्गीकृत वन की श्रेणी में आते हैं, जिस पर या तो किसी व्यक्ति विशेष का या फिर सरकार का या फिर किसी समुदाय का क्या होता है? स्वामित्व होता है। इन वनों को हम अवर्गीकृत वन कहते हैं। अब बात आती है कि भाई अवर्गीकृत वनों का जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ है? देखिए, तो पूर्वोत्तर के सभी राज्यों, पूर्वोत्तर के सभी राज्य, पूर्वोत्तर के सभी राज्य, जो भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, जैसे मणिपुर, पूर्वोत्तर जो राज्य हैं जैसे आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, इसके अलावा मेघालय है, इन राज्यों में कि पूर्वोत्तर के सभी राज्य, पूर्वोत्तर के सभी राज्य जैसे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, तो देखिए, तो अवर्गीकृत जो वन है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, पूर्वोत्तर के सभी राज्य हैं, जिसको सप्त महीनों के नाम से जान जाते हैं अपन, कि मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, नागालैंड है, और इसके अलावा अगर अपन चर्चा करते हैं तो गुजरात में अवर्गीकृत जो वन है स्थानीय समुदाय के प्रबंधन में है। अवर्गीकृत वन स्थानीय समुदाय के प्रबंधन में है, तो देखिए, तो तीसरे नंबर की अपन बात करते हैं अवर्गीकृत वन। तो अवर्गीकृत वन होते क्या हैं कि वे सभी प्रकार की वन, बंजर भूमि, जिस पर सरकार का या किसी व्यक्तियों का या समुदाय का स्वामित्व होता हो, इस प्रकार के वनों को हम अवर्गीकृत वनों की श्रेणी में रखते हैं। जैसे अवर्गीकृत वन का जो वितरण है वो कहाँ कहाँ पे है? जैसे पूर्वोत्तर के सभी राज्य, पूर्वी भाग के सभी राज्य, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, नागालैंड है और गुजरात में अवर्गीकृत जो वन है वो स्थायी समुदायों के प्रबंधन में है।
अब बात करते हैं अपन कि वन्य जीव संसाधन के प्रकार और वितरण हो गया। इसके बाद में हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, समुदायों द्वारा वन एवं वन्य संरक्षण। इसके लिए मैं आपको 2 प्रश्न लिखाता हूं। तो सबसे पहले देखिए कि भारत के विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वन और वन्य जीवों के संरक्षण में योगदान दिया। बात करते हैं अपन कि भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वन और वन्य जीव संरक्षण में योगदान दिया। तो समुदायों द्वारा वन एवं वन्य जीव संरक्षण कि कौन कौन से समुदाय विशेष हैं। आप जानते हैं कि भारत में कई ऐसे समुदाय विशेष हैं जो वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए क्या है, प्रसिद्ध रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको कि जो हमारे जोधपुर के अंदर जो वैष्णव संप्रदाय है, विष्णुई बोलते हैं जिनको अपन, कि वो वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो इसी प्रकार से देखिए कि समुदायों द्वारा वन एवं वन्य जीव संरक्षण, या फिर एक प्रश्न और लिख सकते हैं अपन कि भारत में विभिन्न समुदायों द्वारा वन और वन्य जीव संरक्षण में योगदान है। भारत में विभिन्न समुदायों द्वारा वन व वन्य जीव संरक्षण में योगदान। तो देखिए 2 प्रकार से प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि भारत में विभिन्न समुदायों द्वारा वन और वन्य जीव संरक्षण हेतु किए गए योगदान को वर्णन कीजिए। इसी प्रकार से या समुदाय द्वारा वन और वन्य जीव संरक्षण किस प्रकार किया गया है, कौन कौन से समुदाय हैं जिसने वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत में कुछ क्षेत्रों में तो भारत में कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर कि भारत में कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं। अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं। अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं ताकि दीर्घकालीन में ही उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है।
ताकि दीर्घकाल में उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। देखिए, तो भारत में देखिए, मैंने पहले बताया था आपको, भारत में ऐसे कई समुदाय हैं जो जंगलों में रहते हैं और उनकी जो आजीविका का जो स्रोत है वो क्या है, जंगली है। तो भारत में देखिए, भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय विशेष के अपने निजी क्षेत्र में या अपने स्थानीय विशेष के क्षेत्र के समुदाय के लोग मिल सरकारी अधिकारियों के साथ मिल करके और जो आवास है, जो स्थल है, उसका संरक्षण करने में जुटे हुए हैं ताकि दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की क्या हो सके, पूर्ति हो सके। जैसे इसका ही एक उदाहरण है कि जैसे सरिस्का रिजर्व, सरिस्का जो रिजर्व है, सरिस्का जो बाघ अभ्यारण्य है, सरिस्का बाघ रिजर्व, सरिस्का बाघ रिजर्व क्षेत्र में, जैसे सरिस्का बाघ रिजर्व क्षेत्र में राजस्थान के गांवों के लोग, राजस्थान के गांवों के लोग जैसे सरिस्का बाघ रिजर्व क्षेत्र में राजस्थान के जो गांव के जो लोग हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत खनन कार्य बंद कराने के लिए संघर्षरत हैं। राजस्थान के लोग, विशेषकर गांव के लोग, वन और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत खनन कार्य बंद करने के लिए संघर्षरत हैं। अब देखिए, तो उदाहरण के लिए देखिए कौन कौन से समुदाय विशेष के लोगों ने सब वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए अपना योगदान दिया है। तो देखिए, भारत में कुछ स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर के अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हुए हैं ताकि दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इसके लिए उदाहरण है जैसे सरिस्का बाघ अभ्यारण्य अपने नजदीक है, अलवर के पास में, बरकरी बाबा के पास में। तो देखिए, इस सरिस्का बाघ रिजर्व क्षेत्र में राजस्थान के गांवों के लोग वन और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां खनन कार्य बंद कराने के लिए क्या है, प्रयासरत है, संघर्ष कर रहे हैं। इसके बाद में देखिए कि इसके अलावा कई क्षेत्रों में लोग स्वयं इनकी सुरक्षा कर रहे हैं, स्थानीय स्तर पर भी कई लोग इनकी क्या कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। वे सरकार की ओर से भी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते। वे
सरकार की ओर से हस्तक्षेप को भी स्वीकार नहीं करते। तो देखिए इसी प्रकार से कि भारत के अंदर कई समुदाय विशेष ने भी अपना योगदान दिया है वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए। सबसे पहले बात करते हैं भारत के अनेक ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ समुदाय विशेष के लोग, स्थानीय समुदाय विशेष के लोग सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर के और आवास और स्थलों के संरक्षण में जुटी हुई है। दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। उदाहरण के लिए देखिए, जो सरिस्का बाघ अभयारण्य क्षेत्र है वहां पर स्थानीय विशेष के लोग वहां खनन कार्य बंद करने के लिए संघर्षरत हैं। इसके कई क्षेत्रों में तो ये लोग स्वयं इनकी क्या करते हैं, वन और वन्य जीवों की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। वो इन क्षेत्रों में न तो किसी को प्रवेश करने देते हैं, न किसी को पेड़ काटने देते हैं, न किसी को शिकार करने देते हैं, न खुद करते हैं। और इस कार्य के लिए वो किसी भी प्रकार के सरकार के हस्तक्षेप को भी स्वीकार नहीं करते। अगर सरकार चाहती है तब भी ये लोग संघर्षरत हैं और यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, इनका विरोध करते हैं। नंबर 2 देखिए, दूसरे नंबर पर ये देखिए अलवर की बात है कि दूसरे नंबर पर देखिए कि राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने, राजस्थान अलवर जिले के 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर कि अलवर जिले के 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर भूमि को भैरवदेव डाको सेंचुरी घोषित कर दिया। क्षेत्र को भैरव डाको सेंचुरी क्षेत्र घोषित कर दिया। कि राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांव के लोगों ने मिलकर के 1200 हेक्टेयर भूमि को भैरव डाको सेंचुरी क्षेत्र क्या कर दिया, घोषित कर दिया। और जिसके अपने नियम कानून हैं, इन लोगों के इनके अपने नियम कानून हैं, अपने नियम कानून हैं। इस क्षेत्र में इन लोगों के खुद के अपने नियम और क्या है, कानून हैं। और ये लोग बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं। ये बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन्य जीवों की सुरक्षा करते हैं। इसी प्रकार से देखिए आगे अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान में जो बिश्नोई संप्रदाय है, राजस्थान में जोधपुर जिले में बिश्नोई संप्रदाय के लोग वन और वन्य जीवों की
सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं। आपने कक्षा 9 में खेजड़ली आंदोलन के बारे में तो पढ़ाया था। जो अमृता देवी थी वो इसी संप्रदाय से थी, विष्णुई संप्रदाय से। जो 1730 में खेजड़ली आंदोलन हुआ, जिसमें खेजड़ी के वृक्ष से चिपक करके अमृता देवी के नेतृत्व में 364 व्यक्तियों ने अपनी जानें गंवाई। वो वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए ही इन लोगों ने अपने प्राणों की क्या दी, आहुति दी। एक नया मेट्रो चल रहा है, आपको पता भी होगा कि जब सलमान खान ने एक फिल्म शूटिंग के दौरान यहाँ पर एक कृष्णमृग जो हिरण था उसका शिकार किया, तो इसी संप्रदाय के लोगों ने उस पर आज तक जो कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है केस दर्ज करवाया, और न्याय के लिए लोग आज भी प्रयासरत हैं, कार्यरत हैं। तो इसी प्रकार से देखिए, अन्य अगर अपन बात करते हैं तो हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन, हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन, हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन भी जो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चला। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन भी कई क्षेत्रों में वनों की कटाई को रोकने में कामयाब हुआ। कटाई को रोकने में क्या हुआ, कामयाब हुआ। तो चिपको आंदोलन के बारे में भी आपने सुना होगा, जो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया। इसके बाद देखिए, और वहां पर स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को भी क्या बनाया के लोगों ने, सफल बनाया। इसके बाद देखिए, टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन, रासायनिक उर्वरक प्रयोगों के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से विविध कृषि उत्पादन संभव है। टिहरी में जो टिहरी क्षेत्र है, टिहरी में बीज बचाओ आंदोलन, कि टिहरी जो क्षेत्र है उसमें बीज बचाओ आंदोलन ने दिखा दिया कि रासायनिक जो उर्वरक हैं इनके बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से कृषि उत्पादन संभव है। दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के बिना भी कृषि संभव है। देखिए, मृदा संरक्षण है या इसके लिए देखिए कि जो टिहरी आंदोलन है, बीज बचाओ आंदोलन, इसने रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को बिना भी फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से कृषि उत्पादन क्या है, बोलो, संभव है। कृषि क्या है, संभव है, अधिक उत्पादन भी, क्योंकि रासायनिक खाद बीज हैं जैसे डीएपी है, यूरिया है, पोटास है, जिंक है, इससे मृदा प्रदूषण तो होता ही है और इसके साथ साथ में हमारे जीवन पर भी इसके दुष्परिणाम पड़ते हैं। तो टिहरी बीज बचाओ आंदोलन ने ये दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के बिना भी कृषि उत्पादन क्या है, संभव है। तो इस प्रकार से इसके बाद देखिए, औपचारिक रूप से आगे देखिए,
औपचारिक रूप से उड़ीसा राज्य ने औपचारिक रूप से उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वर्ष 1988 में संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव पास किया। 1988 में उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव पास किया और संयुक्त वन प्रबंधन जो आरक्षित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन आरक्षित व रक्षित वनों का बचाव करता है। वनों का बचाव करता है। इसी प्रकार से देखिए, औपचारिक रूप से उड़ीसा राज्य ने 1988 में संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव पास किया। ऐसा करने वाला पहला राज्य था ये भारत का। अब प्रश्न आता है कि संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव पास करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो उस राज्य का क्या नाम है? उड़ीसा। कब किया? 1988 में। और संयुक्त वन प्रबंधन है ये वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन जो आरक्षित और जो रक्षित वन है इनके बचाव का क्या करता है? कार्य करता है। इसी प्रकार से देखिए कि कई प्रकार से संयुक्त रूप से ग्रामीण भी अधिकारियों के साथ मिलकर के और स्थानीय स्तर पर जो वनों की जो कटाई है, अवैध व्यापार है, जंगली जानवरों का जो शिकार है, इस पर विभिन्न प्रकार का कार्य कर रहा है ताकि इन क्षेत्रों में कोई लोग अवैध व्यापार न करें, वनों की कटाई न करें। इनके लिए भी प्रत्येक जन भागीदारी और कई ऐसे समुदाय हैं भारत के अंदर जो इसके लिए जागृत लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागृति प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कई समुदायों का योगदान रहा है वन के वन्य जीव संरक्षण के लिए। आगे अगर अपन चर्चा करते हैं तो एक बार चर्चा करेंगे अपन आगे कि भारतीय जो संस्कृति है इसमें भी वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के क्या उठाए गए, प्रावधान किया गया। प्राचीन काल से ही हमारी जो संस्कृति है उसमें इस प्रकार के प्रमाण हमारे को देखने को मिलते हैं। तो एक बार फिर देखिए कि समुदाय द्वारा वन और वन्य जीव संरक्षण किस प्रकार किया गया। तो सबसे पहले देखिए कि भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय के जो लोग हैं वो सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर के इस कार्य में क्या है, जुटे हुए हैं। उदाहरण के लिए जैसे सरिस्का रिजर्व बाघ क्षेत्र है, इसमें वहाँ के जो गांव के जो लोग हैं, स्थानीय विशेष के गांव के जो लोग हैं वो खनन कार्य बंद करवाने के लिए कार्यरत हैं। इसके बाद हम देखिए वे लोग स्थानीय स्तर पर भी न तो किसी व्यक्ति को वहां प्रवेश करने देते हैं, न किसी जंगल को उजाड़ देते हैं, न किसी कार्य करने देते हैं। तो इस प्रकार के प्रतिबंध है। इस कार्य के लिए वो सरकार के हस्तक्षेप को भी स्वीकार नहीं करते। इसके बाद में दूसरी घटना भी अलवर के 5 गांवों की है कि अलवर राज्य के 5 गांवों ने 1200 हेक्टेयर भूमि को भैरव देव डाको सोनचुरी क्षेत्र क्या कर दिया, घोषित कर दिया। और इस क्षेत्र में लोगों के अपने खुद के क्या है, नियम कानून है और ये बाहरी लोगों के आवागमन और वहां पर शिकार करना, पेड़ों को काटना, इस पर पूर्ण रूप से ये प्रतिबंधित लगा रखे हैं। इसके बाद में अगर अपन चर्चा करते हैं तो चिपको आंदोलन है, हिमालय की पहाड़ियों में चला, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। वनों की कटाई के लिए ये
वनों की कटाई को रोकने के लिए ये आंदोलन चला। ये आंदोलन सफल हुआ। वन और वन्य जीव संरक्षण में ये एक अभूतपूर्व चमत्कारी आंदोलन था जो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चला। ये आंदोलन भी क्या रहा, सफल रहा। इसके बाद में टिहरी में बीज बचाओ जो आंदोलन चला, वहां के लोगों ने ये दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरक और खाद बीज के बिना भी जैविक प्रक्रिया के द्वारा अधिक फसल उत्पादन के द्वारा कृषि की जाती है। इससे भी कृषि संभव हो सकती है। इसके बाद में देखिए कि वन जो संयुक्त वन प्रबंधन का जो प्रस्ताव है उड़ीसा राज्य ने सन 1988 में क्या किया, पास किया। और संयुक्त वन प्रबंधन है जो वन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर के जो आरक्षित और जो रक्षित वन है उनको बचाने का क्या करता है, काम करता है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं कि वन और वन्य जीव संरक्षण के में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। देखिए वन और वन्य जीव संरक्षण में रीति रिवाजों का सहयोग। वन और वन्य जीव संरक्षण में वन और वन्य जीव संरक्षण में रीति रिवाजों का जो योगदान है, रीति रिवाजों का सहयोग। वन्य जीव संरक्षण में रीति रिवाजों का सहयोग। रीति रिवाज तो आप जानते हो कि भारत एक सांस्कृतिक विभिन्नताओं से भरा हुआ क्या है, देश है। और सांस्कृतिक भौगोलिक जो विभिन्नताएं भारत के अंदर है, यही हमारी एक संस्कृति की हमारी विशेषता भी है कि विभिन्नता में एकता। कि भारत में देखिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, चाहे रहन सहन की दृष्टि से देख लो, खान पान की दृष्टि से देख लो, बोलचाल की दृष्टि से देख लो। तो देखिए रहन सहन, खान पान, बोलचाल, रीति रिवाज, वार परंपराएं, त्योहार, धर्म, ये भारत में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। यही भारत की संस्कृति क्या है, विभिन्नताएं हैं। भारत में अनेक प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार के रीति रिवाज, अनेक प्रकार की भाषाएं, अनेक प्रकार का पहनावा, अलग अलग बोलचाल, ये सब भारत की विभिन्नता है। और विशेषकर देखिए जो धर्म के अंदर, विशेषकर हिंदू धर्म के अंदर जो हमारी प्राचीन जो वैदिक ग्रंथ हैं उनसे हमारे को पता चलता है कि हम प्राचीन काल से ही वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए क्या है, प्रयासरत हैं। हमारी जो वेद हैं उनमें भी वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए अनेक प्रकार के क्या कदम उठाए गए हैं। इसी में ही अपन पढ़ेंगे कि वन और वन्य जीव संरक्षण में रीति रिवाज होते हैं, जो हमारे रिवाज हैं, परंपराएं हैं, वो किस प्रकार से योगदान देती हैं, सहयोग करती हैं। तो सबसे पहले अपन इसके बारे में ही पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए देखिए, आप देख भी सकते हो कि हमारे भारत के अंदर हम देखते हैं कि विशेषकर हिंदू धर्म के अंदर जो प्राकृतिक जो चीजें होती हैं, जैसे सूर्य है, प्राकृतिक ऊर्जा का क्या है, स्रोत है। इसको हम भगवान की श्रेणी देते हैं, सूर्य देवता कहते हैं। जल को भी हम देव मानते हैं, मिट्टी को भी हम माता मानते हैं, आग को, अग्नि को भी हम देवता मानते हैं। इसके बाद में देखिए विशेषकर हिंदू धर्म में तुलसी की पूजा की जाती है, आम की पूजा की जाती है, केले की पूजा की जाती है। विभिन्न प्रकार के जो पशु हैं उनको भी हम पूजनीय मानते हैं। जैसे देखिए बैल है जिसको हम भगवान शंकर की सवारी मानते हैं, चूहे को गणेश की मानते हैं, सर्प को हम शंकर के गले का आभूषण मानते हैं। इसी प्रकार से नाग देवता बोलते हैं जिसको अपन, तो इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति में ऐसे कई प्रावधान हैं जो वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो देखिए इसी में से अपन पढ़ेंगे कि प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। प्रकृति की पूजा प्राचीन काल से ही
की जा रही है। जो एक जनजातीय विश्वास है, जनजातीय विश्वास है। देखिए कि प्रकृति की पूजा हमारे भारत के अंदर प्राचीन काल से ही की जा रही है। जो एक जनजातीय क्या है, विश्वास है, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप में रक्षा करना है, जिसका आधार प्रकृति की हर रूप में रक्षा करना है। जिसका आधार प्रकृति की हर रूप में क्या है, रक्षा करना है। और देखिए देखिए कि विभिन्न वनों को मूल एवं क्रोमार्य के रूप में बचा कर रखा है। कि हमारी संस्कृति में विभिन्न वनों को देवी देवताओं के देवताओं के वन कहा जाता है। इन वनों को न तो काटा जाता है और न काटने दिया जाता है, न काटने दिया जाता है। देखिए कि हमारी संस्कृति में विभिन्न वन क्षेत्रों को देवी देवताओं के वनों की क्या दे दी जाती है, संज्ञा दी जाती है। जैसे कई वन हैं, बिहड़ हैं, उन क्षेत्रों में हम कह देते हैं कि ये फला देवता के वन है या उसके वन है। इनके पीछे एक ही कारण था कि इन वनों को संरक्षण करना, प्रदान को सुरक्षा प्रदान करना। ऐसा करने से इन वनों को न तो काटा जाता है और न किसी को काटने दिया जाता है। देखिए इसके बाद में कुछ समाज के विशेष पेड़ों की कुछ समाज के लोग विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं। विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं कि कुछ समाज के लोग विशेष पेड़ों की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि छोटा नागपुर क्षेत्र में जो एक जनजाति है मुंडा और संथाल, मुंडा व संथाल जनजाति की छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जो जनजाति है वो महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। जो महुआ व कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। महुआ व कदम के पेड़ों की क्या करती है, पूजा करती है। इसके बाद में देखिए और भी उड़ीसा और बिहार की जो जनजातियां हैं वो शादी के दौरान इमली और आम की पेड़ की पूजा करती हैं। कि
बिहार और उड़ीसा में, बिहार और उड़ीसा में, बिहार और उड़ीसा में जनजातियां शादी के अवसर पर, शादी के अवसर पर इमली व आम की पूजा करते हैं। इमली व आम की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि बिहार और उड़ीसा में जो जनजातियां हैं वो विवाह के अवसर पर इमली और आम की क्या करती हैं? पूजा करती हैं। और ऐसे ही देखिए भारतीय संस्कृति में लोग पीपल, तुलसी, बेली, केला, वट वृक्ष आदि की पूजा करते हैं। आदि की पूजा करते हैं। इसके बाद देखिए भारतीय संस्कृति में झरनों, नदियों, तालाबों, भारतीय संस्कृति में झरनों, नदियों, तालाबों, पहाड़ी चोटियों, पशुओं, पक्षियों आदि को पवित्र मानकर पूजा करते हैं। आदि को पवित्र मानकर क्या करते हैं? पूजा करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए मंदिरों के आसपास लोग बंदरों को भोजन खिलाते हैं। देखिए जो मंदिर है, आप देखते होंगे अनेक ऐसे मंदिर हैं जहाँ लोग जो बंदर वगैरह हैं, लंगूर हैं, इनको भोजन खिलाते पिलाते हैं और इनको भी वो भक्तों में गिनते हैं। ऐसे ही देखिए राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास, राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास
मोरों, हिरणों। राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास मोरों, हिरणों, नीलगाय, आदि के झुंड देखे जा सकते हैं, ये पशु पक्षी लोगों के जीवन का हिस्सा है, लोगों के जीवन का हिस्सा है। और ये जातियां हैं, जो बिश्नोई जातियां हैं, ये इनको नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं और न पहुंचने देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, भारतीय संस्कृति के अंदर भी, विशेषकर भारतीय संस्कृति के अंदर भी वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों का योगदान रहा है। हम जानते हैं कि विशेषकर जो जनजातियां होती हैं, उनका यह विश्वास है कि वे लोग प्रकृति के हर रूप में इसकी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। जैसे देखिए, कई ऐसी संस्कृति है हमारी कि आसपास के जो गांव हैं, शहर हैं, बनी हैं, वन हैं, उन क्षेत्रों को हम देवी देवताओं के वन कहते हैं। वहाँ कुल्हाड़ी नहीं चलाते, उन पेड़ों को न तो काटते हैं न काटने देते हैं। इसके बाद में देखिए, कई प्रकार से कुछ समाज हैं, वो विशेष पर्व पर पेड़ पौधों की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने बताया आपको कि छोटा जो नागपुर क्षेत्र है, वहाँ मुंडा और संथाल जो जाति है, वो महुआ और कदम के पेड़ों की क्या करती है, पूजा करती है। बिहार और उड़ीसा में शादी के पर्व पर इमली और आम की क्या करती जाती है, पूजा की जाती है। इसके अलावा देखिए, मैंने बताया आपको कि राजस्थान में जो बिश्नोई जाति है, वो हरे वृक्षों को नहीं काटती है और न काटने देती है। इसके बाद में वहाँ पर चिंकारा है, हिरण है, मोर है, वन और वन्य जीवों को वो सुरक्षा मुहैया करवाते हैं और इस क्षेत्र में वो किसी को घुसने भी नहीं देते और न इनको मारने और शिकार करने देते हैं। इसके बाद में हमारी संस्कृति में भी अनेक ऐसे प्रावधान हैं जिसमें हम लोग कुछ चीज़ों को पवित्र मान करके उनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। जैसे नदियों की, झरनों की, तालाबों की, पहाड़ों की, विभिन्न प्रकार के पशुओं की, पक्षियों की हम क्या करते हैं, पवित्र मानकर उनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। उन्हें भगवान का रूप मानते हैं। इसी कारण से आप मंदिरों के आसपास में देखते होंगे कि विभिन्न प्रकार की जो लंगूर है, बंदर हैं, इनको लोग खाना खिलाते हैं, भोजन खिलाते हैं और एक भक्तों की श्रेणी में इनको मानते हैं। इसके बाद में देखिए, ऐसी प्रकार से हमारी भारतीय संस्कृति में भी कई ऐसे मौके आते हैं, ऐसे कई रीति रिवाज हैं जिस पर किसी विशेष वृक्ष की ही क्या की जाती है, पूजा की जाती है। जैसे वट वृक्ष है, पीपल है, खेजड़ी है, आम है, केला है, तुलसी है, कैर है, इन चीज़ों की हम क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए कि वन और वन्य जीवों के संरक्षण में सरकार द्वारा कदम नहीं उठाए गए। हमारी भारतीय संस्कृति में भी ऐसी कई मान्यताएं हैं जिनके तहत हम वन और वन्य जीवों को सुरक्षा मुहैया करवाते हैं। तो विद्यार्थियों, आप जो नोट्स वगैरह हैं इनको रेगुलरली उतारते रहें आप। और फिर भी अगर कोई प्रश्न है उसमें अगर आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट द्वारा आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपका अध्याय 2 वन एवं वन्य जीव जो संसाधन है, ये आपका समाप्त हुआ। नेक्स्ट अपना जल संसाधन या फिर उससे अगला पार्ट है कृषि संसाधन। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, जिसकी जल संसाधन क्या है, भारत के अंदर कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जल दुर्लभता क्या है, जल प्रबंधन किस प्रकार कर सकते हैं, जल का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, जल के कम होने के कारण क्या हैं, कितने प्रतिशत भूभाग पर जल पाया जाता है, लवणीय जल क्या है, क्षारीय जल क्या है, इसके अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद में आपका अगला पार्ट है कृषि वाला।
ये 2 पाठ पढ़ाने के बाद में फिर आपका जो लोकतंत्र है पाठ्य पुस्तक उसके कुछ अध्याय आपको करवाए जाएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखने के लिए, इस पाठ का PDF डाउनलोड करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जैसे ही डाला जाता है तो आपके पास में पहुंच जाए। धन्यवाद।